हेलो एवरीवन, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। मैं लेके आया हूं जो कि 12 मार्च की जो शिफ्ट का पेपर है, राइट, उसका एनालिसिस है आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? आरपीएफ कांस्टेबल के रिगार्डिंग। तो सभी बच्चे हैं जो आरपीएफ का एग्जाम अभी जिसका नहीं हुआ है वो बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं और अच्छे वे में हम सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो सारी शिफ्टों के क्वेश्चंस डाल चुका हूं मैं, तो सब आप देख सकते हैं, राइट। चैनल पे चेक कर लीजिएगा तो आप सारी शिफ्टों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सारे डे के, ठीक है। तो आज 12 मार्च का है, देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, देखेंगे। तो देखिए, और एक और बात बता दूं कि देखो, आप बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास तो करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर अच्छी चीजें मिलेगी। मैं जितनी पूरी कोशिश करूंगा आपको कंटेंट अच्छा लाने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, क्योंकि अभी नया है तो आप सपोर्ट जितना करेंगे मैं उतनी अच्छी कोशिश करूंगा, आपको उतनी अच्छी चीजें लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला। जनहित याचिका किस देश से ली गई है? भाई ये पूछा गया है। देखो, मैंने कहा कि देखो, जो आरपीएफ का बच्चा है, राइट, आरपीएफ वाले बच्चों को क्या क्या पढ़ के जाना है पॉलिटी में। मैंने कहा पहला पॉइंट, किस देश से क्या लिया गया ये पढ़ लो अभी जिसका एग्जाम नहीं हो। दूसरा, आर्टिकल। और तीसरा, जो मेनली वो आर्टिकल है जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, न्यायाधीश हो गया, वो हाँ, न्यायालय से रिलेटेड हो गया, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हो गया, राइट, और सीएजी से रिलेटेड हो गया। तो इनसे रिलेटेड जो डाटा है, जो मुख्य पॉइंट है, उनको जरूर एक बार पढ़ लें। बस इतने में से ही पॉलिटी पूछी जा रही है, राइट। तो वही मैं कह रहा हूँ। और संशोधन, हाँ, संविधान संशोधन, एक पॉइंट और। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको पढ़ के जाना है। तो देखो, पूछा है जनहित याचिका किस देश से ली है, राइट। तो जनहित याचिका शब्द अमेरिका न्याय शास्त्र से लिया गया। कहां से लिया गया? तो अमेरिकी न्याय शास्त्र से लिया गया, जहां इसे पहले से अप्रतिनिधित्व प्राप्त समूहों जैसे गरीबों, नस्लीय अल्पसंख्यकों, असंगठित उपभोक्ताओं, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील नागरिकों आदि को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब क्या है कि जो जनहित याचिका है, ये कहां से लिया गया भारत के संविधान में? तो ये लिया गया अमेरिका से, पहला पॉइंट, ठीक है, अमेरिकी न्याय शास्त्र से लिया गया था, राइट। ये किससे रिलेटेड था? तो जो गरीब लोग हैं, राइट, नस्लीय या अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशील नागरिकों आदि को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब किस लिए डिजाइन किया गया? कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है, पहला पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो मैंने कहा जो जहां से लिया गया आपको एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की? राइट, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में पुणे, महाराष्ट्र, कहां पर की गई? तो 1905 में की गई, पहला पॉइंट, ठीक है। कब की गई? 1905 में। कहां की गई? तो पुणे में की गई। कहां पर की गई? पुणे में की गई, ठीक है। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है, भारत में, ठीक है। तो ये पुणे में की गई। किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। किसके की द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा की गई थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना तो गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा। तो इस तरीके के पॉइंट आपको हैं जो कि पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या बोला, देखो 1800, देखो कुछ पॉइंट ऐसे हैं, आरपीएफ का जो एग्जाम हो रहा उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको पढ़ के जाना, जिनसे देखो, जीएस कहते जीएस का सर पेपर अच्छा नहीं जा रहा, जीएस में बहुत दिक्कत आ रही, भाई उन पॉइंटों को पढ़ के चले जाओ ना, राइट। जैसे 1857 की क्रांति है, भाई जो मैंने पॉलिटी में बता दिया वो वाला पोर्शन, 1857 की क्रांति के वाला पोर्शन, भाई इनसे क्वेश्चंस आना ही है, राइट। तो क्या क्वेश्चन ने क्या बोला? 1857 की क्रांति चर्बी, क्या चर्बी या मांस वाले कारतूस से रिलेटेड, राइट। तो चर्बी या मांस वाले कारतूस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, तो उसको देखेंगे। जनवरी 1857 में सेना में नई क्या आई थी? एक राइफल आई थी या बंदूक जिसे कहते हैं, नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, ठीक है। भारतीय सैनिकों को इन कारतूसों को मुंह से काटकर प्रयोग करने के आदेश दिए गए कि इसको मुंह से काट के क्या करें, इसको यूज किया जाए, राइट। 28 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर कोलकाता के सैनिक कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे ये बहुत अच्छा, ये नाम याद रखना कि नेतृत्व में कारतूसों को प्रयोग
संबंधी आदेश का उल्लंघन किया गया था कि मंगल पांडे ने कहा था कि हम लोग ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि इससे धर्म भ्रष्ट होता है, राइट, क्योंकि उसमें गाय का था तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, सुअर का था तो मुस्लिमों का भी धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इसलिए 1857 की जो क्रांति है वो चर्बी चर्बी के कारतूस, चर्बी और मांस वाले जो कारतूस थे उसके रिगार्डिंग किसने उल्लंघन किया? तो मंगल पांडे ने किया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो 1857 की किसने कहां से नेतृत्व किया? पहला पॉइंट। ये क्रांति में क्या इसके ड्रॉबैक हैं, राइट, क्या इसमें मतलब किस तरीके से और किसने क्या क्या किस तरीके से इसके किस नजर से देखा है इसको, राइट, अलग अलग लोगों ने। तो इस तरीके से आपको 1857 की क्रांति को एक तरीके से बहुत अच्छे वे में पढ़ के जाना। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला कि 2024 वर्ल्ड कप, देखो ये करंट का क्वेश्चन है, 24 का वर्ल्ड कप जो वोमेन वाला वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता, राइट। तो आपको याद रखना है कि 2024 वर्ल्ड कप वोमेन किसने जीता है? तो ये जीता है न्यूजीलैंड ने। कौन विजेता रही है? तो न्यूजीलैंड विजेता रही है। ठीक है, और किसको हराया? तो ये किसको हराया? तो ये हराया है साउथ अफ्रीका को। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। ठीक है, तो याद रखना न्यूजीलैंड ने आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। रविवार अक्टूबर को, ठीक है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को कितने रनों से हराया? तो ये हराया 32 रनों से। तो अभी पूछा है कि 2024 का वर्ल्ड कप वुमेन किसने जीता? तो ये तो न्यूजीलैंड। अगर पूछ ले 2024 वर्ल्ड कप वुमेन जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें उपविजेता कौन सी टीम रही? तो वो रही है साउथ अफ्रीका। ओके, याद रखेंगे कि नहीं? हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 किस एक्ट के तहत की हुई? ठीक है, तो मतदान की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, वो किस एक्ट के तहत हुई? तो वर्ष 1989, राइट, 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई भारत के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से? 61वें। मैंने कहा जितने भी संशोधन हुए हैं आपको याद रखना। तो 61वें संविधान संशोधन में क्या है कि जो मतदान की उम्र थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं बच्चों? हाँ, इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट क्या बोला? आरबीआई की 2024 की रिवर्स रेपो दर, रेपो रेट पूछा है। कौन सी? रिवर्स रेपो रेट क्या है? ठीक है, तो वर्तमान रेपो रेट या रेपो दर 6.50% है, जबकि आरबीआई ने दर को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। पिछली बार 8 फरवरी 2023 को रेपो दर 6.25% थी। 2023 में कितनी थी? तो वो 6.25 थी, से बदलकर इतनी हो गई थी, सॉरी, बदलकर 6.50। इससे पहले मतलब 23 से पहले 6.25 थी, अब बदल के कितनी हो गई? 6.50 हो गई। अभी तक रिवर्स रेपो दर कितनी है? तो रिवर्स रेपो रेट याद रखना। देखो, रेपो रेट अलग है, रिवर्स रेपो रेट अलग है। तो 3.5% ये रिवर्स रेपो रेट है, याद रखना। ओके, समझे इतनी बात को? तो भाई आरबीआई जितनी भी रेपो रेट है, ठीक है, और तो ये आपको एक एक करके याद रखना है। अगला पॉइंट देखना है। अगला पॉइंट क्या बोला? दिल्ली पर अंग्रेजों, देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये 2 से 3 एग्जाम में रिपीट हुआ भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, 2 से 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार, सॉरी, हाँ, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया था? क्वेश्चन बोल रहा है। तो अंग्रेजों ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा कर दिया था, जो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक निर्णायक घटना थी। तो देखो क्या हुआ था, जब 1857 की क्रांति हुई, तो जो क्रांति होने के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो याद रखना ये डेट बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 18 सितंबर 1857। ठीक है, याद रखना। ओके, समझिए इतनी बात को? चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोला? 2019 के अनुसार सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? राइट, 2019 के अनुसार राजमार्ग की लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो 2019 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH44। याद रखना, NH44, जो, ठीक है, जो पहले NH7 के नाम से जाना जाता था। तो या तो NH7 ऑप्शन में आ जाए तो आप वो लगा सकते हैं, अगर NH7 ना आए तो NH44 जो कि सबसे बड़ा है, जिसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो वो भी याद रखना, तो वो है 3745 किलोमीटर है। कितनी है? 3745 किलोमीटर है। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। कहाँ? श्रीनगर टॉप में, कन्याकुमारी सबसे नीचे है। तो NH44, ठीक है, याद रखना, पहले इसका नाम क्या था? NH7। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 3745। याद रखेंगे कि नहीं? हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रांजिस्टर, हाँ ट्रांजिस्टर का उपयोग किस में किया जाता है? भाई उपयोग पूछा है, ट्रांजिस्टर जो होते हैं आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, राइट, उसमें से जो ट्रांजिस्टर होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो रजिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, राइट। तो ये हमें, और कैपेसिटर का कहाँ यूज किया जाता है, ये सब कुछ हमें याद रखना पड़ेगा कि नहीं, और किस तरीके से यूज होता है। तो ट्रांजिस्टर का मुख्यतः अर्धचालक उपकरण के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस के रूप में, ठीक है। तो और जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिग्नल को बढ़ाने और स्विच करने के लिए किया जाता है। जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में जो सिग्नल्स होते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह जो सिग्नल्स जाते हैं उसको बढ़ाना और स्विच करना, एक से दूसरे लेवल पर एम्पलीफाई करना और स्विच करना, तो इनके लिए यूज किया जाता है किसका? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। जैसे कहां कहां यूज किया जाता है वो भी याद रखो। एम्पलीफायर, राइट, एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए। स्विच में यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर का यूज, ठीक है। ऑसिलेटर में यूज किया जाता है, ठीक है। मॉड्यूलेटर में यूज किया जाता है। वोल्टेज नियामक में यूज किया जाता है, जिसे वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर और हमारे मोबाइल फोन्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो इतनी चीजों में इसका ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। इसी तरीके से अगर तुम्हें पूछूं कि रजिस्टर का उपयोग कैसे कैसे किया जाता है, तो रजिस्टर का आप उपयोग बताएंगे कि देखो जो रजिस्टर होता है वो ज्यादातर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में उपयोग होता है। रजिस्टर का होता कि नहीं होता? किस लिए? उसको क्या करता है रजिस्टर? तो वो एक तरीके से प्रतिरोध करता है करंट को, मतलब प्रतिरोध मतलब रोकना एक तरीके से। मतलब जैसे कि हमारे घर में 240 वोल्ट करंट है, राइट, और हमें एक बल्ब जलाना है। क्या जलाना? बल्ब, राइट, बल्ब जलाना है। बल्ब कितना है अपना? मान लो 15 वाट का है, ठीक है। अब 240 वोल्ट डालेंगे तो बल्ब तो खराब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? प्रतिरोध, रजिस्टर जिसे कहेंगे। तो ये क्या करेगा? 240 वोल्ट तो लेगा, लेकिन बल्ब को कितनी देगा? उतनी ही मात्रा में करंट देगा जितनी बल्ब को चाहिए, ठीक है। तो रजिस्टर एक प्रतिरोध का काम करता है। इसी तरीके से अगर कैपेसिटर, तो आपने पंखों में यूज देखा होगा, कैपेसिटर एक गोल गोल होता है, ठीक है कि नहीं? तो कैपेसिटर का ये क्या यूज करता? वो करंट को स्टोर करता। स्टोर करने के बाद जब पंखा हम ऑन करते, जैसे फैन में यूज किया, तो कैपेसिटर का यूज किया, तो कैपेसिटर क्या करेगा? थोड़ी सी एनर्जी मतलब अपने अंदर स्टोर करेगा। और जब जैसे अपन पंखा यूज करेंगे तो वो जो एनर्जी स्टोर की वो एकदम में छोड़ेगा, तो पंखा घूमने लगता है। तो कैपेसिटर का क्या है? करंट को क्या करना? स्टोर करना है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। बताओ बिल्कुल एकदम दिमाग में चढ़ा कि नहीं चढ़ा? इसी तरीके से हमें पढ़ के जाना है सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन को क्या पूछा? आर्टिकल 315 किससे संबंधित है? राइट, 315 के बारे में पूछे। भाई 315 सीधे याद कर लो, यूपीएससी, लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो क्या है कि राज्यों के लिए ये भी याद रखना, सॉरी, स्टेट पीसीएस, हाँ स्टेट पीसीएस, ठीक है, स्टेट पीसीएस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए, हाँ संघ भी है, ठीक है, यूपीएससी और दोनों चीजें, सॉरी माफी चाहूंगा, यूपीएससी और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो आर्टिकल 315 क्या कहता है? आर्टिकल 315 कहता है कि भाई यूपीएससी में जो भी कानून है वो आर्टिकल 315, और स्टेट पीसीएस में जो भी कानून है वो भी आर्टिकल 315 के तहत होंगे, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 315 को, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन क्या रहा? पर्यावरण कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार, साथ ही वन एवं वन्यजीव सुरक्षा को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन कब? तो याद रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 में जोड़ा गया था, जिसके तहत आर्टिकल 48A, ये याद रखो, आर्टिकल 48A और 51A(G) के तहत, ठीक है। तो ये दो आर्टिकल जोड़े गए थे, ये दो क्या जोड़े गए थे? आर्टिकल जोड़े गए थे, ठीक है। किसमें? पर्यावरण से रिलेटेड। कब जोड़े गए थे? तो ये 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन? तो ये संशोधन हुआ था, एक सेकेंड, हाँ ये संशोधन हुआ था, कब हुआ? हाँ 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो याद रखिएगा सब, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? हाँ, मैंने कह दिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जितना डाटा दे सकूं, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप बस आपको एक सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे पढ़ाने से रिलेटेड, आप एक कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा पढ़ाया तो अच्छा, या बुरा पढ़ाया तो जैसा आपको, मतलब जैसा आपको फील हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने गलत किया, गलत कमेंट कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, आपको जैसा फील हो प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ें।
ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुई थी? भाई ये सच बताऊं तो ये कम से कम हरित क्रांति का क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2 या 3। मुझे ऐसा लगता है 2 बार मैंने पढ़ाई है, शायद 3 बार भी रिपीट हुआ। तो भाई हमें हरित क्रांति के बारे में एक बार पढ़ लेना है। देखो मैंने सब बताया तो आपको टॉपिक जीएस में, आप कहोगे पॉलिटी का मैंने जो बताया आप पढ़ के जाइए, ठीक है। उसके बाद मैंने 1857 की क्रांति, उसके बाद आप क्या करो 1857 की क्रांति पढ़ लो, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लो, ये मेनली टॉपिक हैं, राइट। आप पूरा मत पढ़ो, और आपको अगर बहुत ज्यादा है तो आपकी आजादी वाला पोर्शन पढ़ लो, जैसे गांधीवाद हो गया, ठीक है। या फिर आप यहां से याद कर सकते, अगर आपके पास टाइम है तो 1773, ठीक है, से 1947 तक पढ़ सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। हम्म मॉडर्न हिस्ट्री को अगर रिवाइज कर सको, अगर नहीं कर सको तो मेनली इसमें से भी छांट सकते हो आप कुछ कुछ डाटा। जैसे कि आगे वाला आंसर, आगे वाला पोर्शन तो नहीं आ रहा कि अंग्रेजों की शुरुआत कैसे हुई भारत में आके आने की, या डचों की कैसे हुई, या डेनिस की कैसे, राइट, या फ्रांसीसियों की कैसे हुई, लेकिन जो मेनली जो स्वतंत्रता संग्राम रहा है, राइट, उसको जरूर एक बार पढ़िएगा, ठीक है। तो इतनी बात को समझे कि नहीं? तो इसमें इसमें क्या करोगे, मान लो 1857 से ही पढ़ लो आप पूरा, कितना 1947 तक, तो आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये काट के मैं, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1857 से भी पढ़ सकते हैं 1947 तक, तो आपका काफी हद तक जीएस में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आप कंप्लीट कर लोगे। पॉलिटी से मैंने बता दिया। इकोनॉमिक्स क्या है, करंट वाला डाटा, अगर आपके पास टाइम है तो आप करंट वाला डाटा, जैसे रेपो रेट पढ़ लो, ठीक है, रेपो दर पढ़ लो, और उसके बाद आप क्या नाम, बजट पढ़ लो, ठीक है। बजट पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इकोनॉमिक्स में इतना आप डाटा पढ़ सकते हैं। अब भाई बचा क्या, ज्योग्राफी बचा है, ठीक है। क्या बचा है, ज्योग्राफी बचा है। तो ज्योग्राफी में क्या करो, सबसे मेनली टॉपिक नदी, राइट, मेनली टॉपिक है नदी। नदी में से जरूर पूछा जा रहा क्वेश्चन, तो नदी वाला पोर्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाओ। नदी के बाद अगर पढ़ सकते हो पठार और पर्वत, क्या, पठार और पर्वत, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पठार और पर्वत से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो राइट। तो इस तरीके से चीजें, आपको कौन सी सबसे बड़ी चोटी है, उत्तरी भारत की कौन सी सबसे बड़ी चोटी है, राइट। तो इस तरीके से एक एक पॉइंट करके ज्योग्राफी में ये 2 टॉपिक तो आप पढ़ के ही जाए। अगर आपके पास समय है तो आप और भी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ गए। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आ गया, हिस्ट्री से है। 1905 का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? भाई बंगाल विभाजन का क्वेश्चन पूछा 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग का नाम भी दिया जाता है। यह अंग्रेजों को फूट डालो शासन करो वाली नीति का एक अंग था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन क्या था, तो ये प्रभावी कब हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर, याद रखना बच्चों, 16 अक्टूबर, एक सेकंड, 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था, और ये बंग भंग के रूप में जाना जाता था। और अंग्रेजों की जो नीति थी कौन सी, फूट डालो वाली, फूट डालो शासन करो, राइट, शासन करो वाली नीति का एक अंग था, ठीक है। तो याद रखना बंगाल विभाजन के बारे में। ओके, तो ये हो गए आज के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मुझे जो मिले हैं, जब तक मैं अभी ये पढ़ा रहा हूं, अभी तक मुझे लगता है कि 2 शिफ्टों के एग्जाम हुए हैं, तो मैंने जितने भी मिले हैं मैंने अभी तक करा दिए। अब आगे क्लास में जो भी जितने मिलते हैं मैं शाम तक और कराने की कोशिश करूंगा, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा आपको, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने क्लास की। और प्लीज मैं बार बार वही बोलूंगा, आपको बुरा लगता होगा कि सर वही बात बोल रहे हैं, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपको लगता है, जिस तरीके से लगता है क्वेश्चनों में, एक बार कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही। आप अगली क्लास में जितना बेटर से बेटर देने की कोशिश करूंगा, डाटा लेने के लिए लेके आऊंगा, तो पूरी कोशिश करूंगा। रही बात मैथ और रीजनिंग की, एक सेकेंड, तो मैथ और रीजनिंग देखो सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, राइट। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो आप मेनली पूरी साल पढ़ते हैं। जीएस भी पढ़ते हैं, जीएस में ये क्या, हाँ, जीएस में एक टॉपिक और मैं भूल गया, महोत्सव। महोत्सव अभी तक नहीं पूछे जा रहे थे, बट अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। महोत्सव, नृत्य, ठीक है, ये 2 टॉपिक अब मतलब कुछ शुरुआत की 2-4 शिफ्टों में 2-4 दिन नहीं पूछे गए, लेकिन फिर स्टार्ट हो गए,
ठीक है? तो ये भी आपको एक बार रिवाइज़ कर लेना, आपने अगर वन डे एग्ज़ाम की तैयारी की तो ये भी आप बहुत अच्छे वे में पढ़ के जाओगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे हम अगली क्लास में अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छे वे में, ओके? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।